हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स के बारे में, जिसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कंडेंसर। रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स में मेनली 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आज हम लोग कंडेंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। कंडेंसर, इसकी वर्किंग किस प्रकार होती है, साथ ही हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन इसकी क्या होती है। इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन में 3 प्रकार के डिस्कस करेंगे: एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर, इवेपोरेटिव कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर भी 2 प्रकार का होता है, वाटर कूल्ड कंडेंसर 3 प्रकार के होते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं विद द कंडेंसर। कंडेंसर एक रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट है जो कि बेसिकली कंप्रेसर के बाद लगाया जाता है। कंप्रेसर में जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का बनाया जाता है। उसके बाद इसको कंडेंसर में एक प्रकार का कंडेंस किया जाता है। ये किस प्रकार से किया जाता है ये हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जहाँ ये एक हमारी रेफ्रिजरेशन की कंप्लीट साइकिल होती है, कंप्रेसर से पास करके हमारा कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में बेसिकली जो डी सुपर हीटिंग होती है एक प्रकार की, क्योंकि हमारे पास सुपर हीटेड जो रेफ्रिजरेंट है वो एज अ इनलेट हमारे पास आता है। तो इनलेट से जो हमारा एक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जो रेफ्रिजरेंट आता है उसे हम लोग डी सुपर हीट करते हैं। डी सुपर हीट का अर्थ ये होता है कि जो भी उसमें अत्यधिक ऊष्मा है उसको बाहर निकाला जाता है। ये एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर होता है जिसमें हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसको ठंडा किया जाता है। ठंडा किस प्रकार से किया जाता है, या तो हम लोग एयर का यूज़ कर सकते हैं या वाटर का यूज़ कर सकते हैं या बाकी और मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग अपना जो रेफ्रिजरेंट है उसको ठंडा बना सकते हैं। तो 3 प्रकार के हमारे आउटपुट मिल सकते हैं इससे। या तो हमें एक लिक्विड या वेपर का फेज़ मिलेगा, मतलब हमारा जो इनलेट हो रहा है हमारे कंडेंसर में वो वेपर आ रहा है। तो वेपर इनपुट हो रहा है तो आउटपुट में हमें लिक्विड के साथ वेपर मिल सकता है, या फिर हमें कम्प्लीटली लिक्विड मिल सकता है, या फिर एक प्रकार का सेचुरेटेड लिक्विड होता है वो हमें मिल सकता है। वो डिपेंड करता है हमारे आउटलेट की कंडीशन क्या है और हमारा कर्व किस प्रकार का बन रहा है। अगर हमारी लाइन जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है कि 4 पॉइंट पे अगर हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है तो पॉइंट नंबर 4 पे हमें कम्प्लीटली लिक्विड मिलता है। वहीं अगर वो कर्व पे टच करता है जो 3C से दिखाया गया है, काफ़ी छोटा लिखा हुआ है यहाँ पे, हम समझ सकते हैं कि 3 पॉइंट से आकर अगर उसने कर्व पे कट किया वहाँ पे हमारा आउटपुट मिल रहा है, तो वो जो कंडीशन होगी वो हमारी सेचुरेटेड लिक्विड की कंडीशन कहलाती है। मतलब एक ऐसा लिक्विड, सेचुरेटेड कंडीशन क्या होती है ये हम लोगों ने फर्दर स्टार्टिंग के जो वीडियो लेक्चर्स हुए थे उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं उसको, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि सेचुरेटेड टर्म क्या होता है। और अगर इन बिटवीन कहीं कर्व के बीच में कहीं मिल रहा है हमें आउटपुट की लाइन, तो वहाँ पे जो हमारा रेफ्रिजरेंट एज अ आउटपुट हमें मिलेगा वो लिक्विड और वेपर दोनों के बीच का मिक्सचर मिलता है हमें। तो इस प्रकार से हमारे 3 आउटपुट प्रोडक्ट मिल सकते हैं। कंडेंसर एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है, ये हम लोग समझ चुके हैं। और बेसिकली जो भी प्रोसेस इसमें किए जाते हैं वो इस प्रकार से किए जाते हैं कि हमारी जितनी भी अत्यधिक ऊष्मा है वो बाहर की तरफ निकल सके। समझते हैं इसको हम लोग। ये हिंदी में इसका अनुवाद दिया हुआ है, इससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर्स। कंडेंसर्स अगर हम लोग क्लासिफाई करें किस प्रकार का हम लोग एक्सटर्नल फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं। एक्सटर्नल फ्लूइड क्या होता है समझते हैं इसको। एक तो हमारा रेफ्रिजरेंट है। रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा फ्लूइड की ज़रूरत होती है जिसे हम लोग बाहरी द्रव्य कहते हैं। तो ये जो फ्लूइड होता है ये कितने प्रकार का होता है और इनके बेसिस पे जो कंडेंसर का वर्गीकरण होता है वो बेसिकली 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा एयर कूल्ड कंडेंसर, दूसरा होता है हमारा वाटर कूल्ड कंडेंसर, और तीसरा हमारा कहलाता है इवेपोरेटिव कंडेंसर्स। अब हम लोग देखते हैं इसको 1 बाय 1। फर्स्ट हम लोग देखते हैं एयर कूल्ड कंडेंसर्स क्या होते हैं। जब भी हम लोग कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट को ठंडा कर रहे होते हैं किसी वायु की सहायता से, तो वो हमारा एयर कूल्ड कंडेंसर कहलाता है। इसमें जो हमारा लिक्विड है उसे हम लोग कूल डाउन करते हैं यूजिंग अ एयर। ये एयर हम लोग फर्दर 2 प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। किस मीडियम से हम लोग एयर को रेफ्रिजरेंट
रेफ्रिजरेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग दो टाइप से इसको डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा नेचुरल कन्वेक्शन और दूसरा होता है हमारा फोर्स्ड कन्वेक्शन टाइप। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है। ये एक प्रकार का मुफ्त या प्राकृतिक जो भी हमारा एयर होती है, अगर उस प्रकार से हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन देते हैं एयर का, इसमें हम लोग एक्स्ट्रा कोई भी मीडियम नहीं लगाते हैं जिससे हम लोग एयर की सप्लाई कर रहे होते हैं। इसमें हम लोग डायरेक्ट जो भी हमारी इन्वायरमेंट की या जो हमारा नेचुरल फ्री एयर हमें प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट, उसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारे जैसे हम लोग देख सकते हैं कार का जो हमारा आगे का फ्रंट साइड होता है जिसे हम लोग रेडिएटर कहते हैं, तो रेडिएटर में तो हम लोग एक प्रकार का अगर हम लोग लिक्विड वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस चीज़ को हटा देते हैं। बस एक जो हमारे जिस प्रकार का सिस्टम लगा रहता है फिन्स में या फिर कार का जो आगे का रेडिएटर वाला पोर्शन होता है, इसमें जो हमारा सिस्टम होता है, इसमें सिर्फ जो एयर हमारी आ रही होती है, जब कार मूव कर रही होती है आगे की तरफ, तो एयर जो हमारी उसको स्ट्राइक करती है, तो उसके वजह से वो एक नेचुरली कूल डाउन होता रहता है हमारा सिस्टम। तो यही एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर अगर हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लगा देते हैं तो वहाँ पे हम लोग वो नेचुरल कन्वेक्शन कहलाता है, जहाँ पे हमारा जो एयर है वो आ रहा है और जो हमारा रेफ्रिजरेंट का जो पाइपलाइन है उसके ऊपर फ्लो कर रहा है और इस प्रकार से वो उसको एक प्रकार का कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। कैसे हो रहा है ये, अगर देखते हैं हम लोग डायग्राम से, यहाँ पे जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन में हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है। ये पाइपलाइन हम लोग देख सकते हैं एक प्रकार की सर्पेंटाइन फॉर्म में, मतलब एक सांप की तरह इधर से उधर ऐसे एक कर्व बना के घूम के आ रही है नीचे की तरफ। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके एयर को फ्लो करने के लिए। अब जैसे ही एयर फ्लो करेगी इसके ऊपर तो वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि रेफ्रिजरेंट हमारा काफ़ी गर्म है, गर्म स्टेट में है, तो वो जो एयर गर्म होती है तो माना जाता है कि उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर की तरफ बहने लगेगी, ऊपर की तरफ जाएगी और नीचे की तरफ नई एयर की लेयर बनती जाएगी। इस प्रकार से एक नेचुरली, जिसे हम लोग बायंसी इफ़ेक्ट कहते हैं, ये हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है इसके बारे में, एक बायंसी इफेक्ट होता है जिसमें एयर जो होती है वो एक नेचुरल का सर्कुलेशन का मूवमेंट करने लगती है, ऊपर से नीचे फ्लो करने लगती है। जब डेंसिटी उसकी कम हो जाती है तो ऊपर चली जाती है, जब डेंसिटी बढ़ जाती है तो नीचे आ जाती है। इस प्रकार से एक मोशन होता रहता है, जिससे कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है जो पाइपलाइन में फ्लो कर रहा है उसमें कंटिन्यूअस कूल एयर की सप्लाई होती रहती है। इसके साथ ही हम लोग एक फिन्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं। फिन्स मतलब कि एक्स्ट्रा अगर वाटर हमारा जो रेफ्रिजरेंट है जिस भी पाइपलाइन में फ़्लो कर रहा है, अगर हम उस पाइपलाइन में कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट कर दें जिससे उसकी सरफेस एरिया थोड़ी सी बढ़ जाए, तो वो अपने आप से लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से वहाँ पे एयर जो है वो हिट करती रहेगी और इस प्रकार से वो ठंडा होता रहेगा। ये होता है हमारा नेचुरल कन्वेक्शन। अगर ये हिंदी में इसका अनुवाद दिया हुआ है। अगर हम लोग यहीं पे अगर जो फ्लो हम लोग रेफ्रिजरेंट का पाइपलाइन में करवा रहे हैं, अगर उसमें हम लोग नेचुरली एयर ना देकर एक प्रकार का फ़ैन का अरेंजमेंट या ब्लोअर का अरेंजमेंट लगा देते हैं, तो फिर वो हमारा फोर्स्ड कन्वेक्शन कहलाता है। इसमें हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा अरेंजमेंट, एक एक्स्ट्रा मैकेनिकल डिवाइस लगा दिया है जिससे जो हमारी एयर है वो उतनी नेचुरल फ्लो में नहीं बह रही है। मतलब हम लोग प्राकृतिक एयर को ना लेके एक प्रकार का एक मैकेनाइज्ड सिस्टम लगा रहे हैं जिससे हम लोग एयर को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस प्रकार से एक रोटरी मोशन की वजह से एक एयर प्रोड्यूस हो रही है और वो जब रेफ्रिजरेंट को ठंडा कर रही है तो जो हमारा सिस्टम हो रहा है उसे हम लोग फोर्स्ड कन्वेक्शन कंडेंसर कहते हैं। जो हम लोगों का नेचुरल कन्वेक्शन है वो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं जो हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसके पीछे एक अरेंजमेंट लगा रहता है जहाँ पे एक सर्पेंटाइन फॉर्म में फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है और कोई भी फ़ैन या ब्लोअर नहीं लगा रहता है। तो वहाँ पे जो हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर्स यूज़ होते हैं उसमें हमारा नेचुरल कन्वेक्शन यूज़ किया जाता है। वहीं अगर हम लोग घर के एसी की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको फ़ैन का अरेंजमेंट दिख जाएगा जहाँ पे एक फ़ैन लगा रहता है, या फिर जो वाटर कूलर्स लगाए जाते हैं बड़े बड़े, उसमें भी एक प्रकार का फ़ैन या ब्लोअर मिल जाता है हमें, जो कि हमारे फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए होता है। रेफ्रिजरेंट को ये ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी से ठंडा कर सकता है, तो एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाती है नेचुरल की तुलना में।
इस प्रकार से हम लोग फोर्स कन्वेक्शन भी समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग हिंदी में इसका अनुवाद दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वाटर कूल्ड कंडेंसर्स के बारे में। वाटर कूल्ड कंडेंसर में जो हमारा एक्सटर्नल फ्लूइड होता है, मतलब रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए जो मीडियम यूज़ किया जाता है वो वाटर होता है, पानी का यूज़ करते हैं हम लोग। ये फर्दर 3 प्रकार से इसका डिवीज़न है। पहला है डबल पाइप, दूसरा है शेल एंड कॉइल, शेल एंड ट्यूब थर्ड है हमारा। फर्स्ट हम लोग देखेंगे डबल पाइप सिस्टम। डबल पाइप सिस्टम में 2 पाइप का यूज़ किया जाता है। जो छोटे डायामीटर की पाइप होती है उसमें हम लोग वाटर का फ्लो करवाते हैं, और जो बड़ी डायामीटर की पाइप है जो उसके ऊपर सराउंडिंग में लगी रहती है, मतलब एक पाइप के अंदर दूसरी पाइप जुड़ी रहती है, वेल्ड किए जाते हैं ये सिस्टम एक दूसरे में। तो जो बड़े डायामीटर की पाइप है उसमें हम लोग रेफ्रिजरेंट का फ्लो करवाते हैं। अब एक पाइप के अंदर जब दूसरी पाइप फ्लो कर रही है उसमें जो पानी है तो वो ठंडा पानी होता है, और जो साइड में जो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा होता है वो इस प्रकार से उस ठंडे पानी के जब कांटेक्ट में आता है तो वो ठंडा हो जाता है। तो रेफ्रिजरेंट बेसिकली जो हमें लास्ट में आउटलेट में मिलता है वो या तो लिक्विड होता है या तो लिक्विड और वेपर का मिक्सचर मिलता है हमें, जो कि ठंडा हो जाता है इस वजह से, क्योंकि उसके अंदर एक पाइप सिस्टम लगा होता है जिसमें वाटर का हम लोग फ्लो करवाते हैं। ये यूजुअली इतना एफिशिएंट नहीं होता है, इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा नहीं होती है। ये जो भी हमारा लो स्केल का जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, लो टनेज वाले रेफ्रिजरेटर सिस्टम के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये इसका हिंदी में अनुवाद दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शेल एंड कॉइल टाइप सिस्टम क्या होता है। पहले हम लोग समझते हैं शेल क्या होता है। किसी भी एक प्रकार का जो कंटेनर होता है उसे हम लोग शेल कह सकते हैं, और इसके अंदर अगर पतली कोई कॉइल जा रही होती है, कॉइल जैसे कि एक प्रकार का जो भी एक छोटा पाइपलाइन कह सकते हैं हम लोग। तो छोटा जो पाइपलाइन का सिस्टम होता है वो एक जब सर्कुलर शेप में जब उसके अंदर घूम के एक तरह का जाता है तो उसे हम लोग कॉइल कहते हैं। घुमावदार सिस्टम में बना रहता है छोटा सा पतला पाइपलाइन। इससे हम लोग वाटर का फ्लो करवाते हैं और एक कंटेनर का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग ट्यूब का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लोग बड़ा कंटेनर यूज़ कर रहे हैं जिसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अब सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से इसमें जब रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है और जब वो ठंडे पानी के कॉइल के कांटेक्ट में आता है तो रेफ्रिजरेंट हमारा ठंडा हो जाता है। तो हमें जो आउटलेट में मिलता है वो एक प्रकार का लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, जैसे कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, और जो इनपुट हमने दिया है वो एक हॉट रेफ्रिजरेंट था। और नीचे की तरफ हम लोग देखें तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो हमारा कंडेंस होके नीचे की तरफ कलेक्ट हो जा रहा है। कॉइल्स में हम लोग देख सकते हैं एक तरफ से हम लोग कोल्ड वाटर का इनलेट दे रहे हैं और दूसरी तरफ से हमें एक वार्म वाटर जो है वो आउटलेट में मिल जा रहा है। ये भी एक स्मॉल कैपेसिटी का हमारा कंडेंसर होता है। जब भी हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो कम टनेज का यूज़ करते हैं हम लोग, तो हम लोग इस प्रकार का एक वाटर कूल्ड कंडेंसर प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। ये हाई टनेज कैपेसिटी के लिए यूज़ होता है। जब भी हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम किसी बड़े पावर को कंज्यूम करता है और हाई टनेज का हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देता है तो वो शेल एंड ट्यूब टाइप यूज़ किया जाता है। शेल जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं एक प्रकार का बड़ा सा कंटेनर, और अब उसमें हम लोग एक बड़ी ट्यूब लगा रहे हैं। तो ट्यूब मतलब जो हाई डायामीटर की पाइपलाइंस हैं वो उसके अंदर एक सर्पेंटाइन फॉर्म में, घुमावदार फॉर्म में लगी हुई हैं, जिसमें हम लोग फ्लो करवा रहे हैं हमारे वाटर को, और जो शेल है उसमें फ्लो कर रहा है हमारा रेफ्रिजरेंट। ये शेल एंड कॉइल टाइप का ही एक फर्दर एडवांसमेंट है। इसमें कॉइल का यूज़ ना करके हम लोग ट्यूब का यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमारा अब इसमें ज़्यादा हमारा हीट का एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉइल ना यूज़ करके ट्यूब का यूज़ किया जा रहा है, और बाकी सारा सिस्टम वैसे ही रहता है। हमारी शेल में फ़्लो करती है रेफ्रिजरेंट, ट्यूब्स में फ़्लो करता है हमारा वाटर। जब वो ठंडे वाटर के कांटेक्ट में हमारा गर्म रेफ्रिजरेंट आता है तो दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज होता है, और एक ऐसी स्थिति आती है जब हमारा रेफ्रिजरेंट जो होता है वो ठंडा होकर लिक्विड में परिवर्तित होता है। तो जब वो लिक्विड में
परिवर्तित होता है तो वो नीचे की तरफ कलेक्ट होता रहता है और हम उस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को फर्दर जो हमारा एक्सपेंशन डिवाइस है या थ्रॉटलिंग वाल्व है उसमें हम लोग भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट सिस्टम होता है। डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे हेडर हुआ, ट्यूब प्लेट हुआ या बैफल्स हुआ। बैफल्स का बेसिकली यूज़ ये होता है कि ये हमारे जो ट्यूब्स होती हैं उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है और साथ ही इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ा देता है, मतलब वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ट्यूब्स ज़्यादा कांटेक्ट में आती हैं अब जो हमारे रेफ्रिजरेंट है उसके। तो बेसिकली ये एक प्रकार के हीट एक्सचेंजर जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार के कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अभी हमें बेसिकली यही समझना है कि शेल क्या होता है और ट्यूब्स क्या होते हैं, और शेल में क्या चीज़ फ्लो करती है और ट्यूब में क्या चीज़ फ्लो करती है, और किस प्रकार से हीट का एक्सचेंज होता है दोनों के बीच में। ये होता है हमारा कंप्लीट शेल एंड ट्यूब टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इवेपोरेटिव कंडेंसर्स। इवेपोरेटिव कंडेंसर्स दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होते हैं। ये एक प्रकार का वाटर कूल कंडेंसर है और साथ ही एक कूलिंग टावर भी है। कूलिंग टावर जब हम लोग पावर प्लांट पढ़ रहे थे तो पावर प्लांट में हम लोगों ने एक सिस्टम पढ़ा है कि एक कूलिंग टावर लगाया जाता है जिसमें हम लोग हाई लेवल पे हमारा जो भी जो रेफ्रिजरेंट तो नहीं कहेंगे, जो भी हमारा वर्किंग फ्लूइड होता है जो पावर प्लांट में फ़्लो कर रहा होता है उसको हम लोग ठंडा करते हैं वहाँ पे। तो इसी प्रकार से हम लोग एक रेफ्रिजरेंट को यहाँ पे ठंडा करते हैं कूलिंग टावर में। कैसे करते हैं वो हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम लोग डायग्राम से समझते हैं इसको। ऊपर एक ब्लोअर और एयर आउटलेट इनलेट ये लिखा हुआ है, एयर के ब्लोअर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और नीचे की तरफ हम लोग देख रहे हैं कि एयर का फ्लो जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। मतलब नीचे से हमारी एयर आ रही है और ऊपर की तरफ से इसका आउटलेट हो रहा है। और इसके साथ ही बीच में हम लोग देख सकते हैं कि वाटर का स्प्रे है जो कि नीचे की तरफ हो रहा है। मतलब वाटर नीचे की तरफ आ रहा है, एयर हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक प्रकार से एक क्रॉस हीट एक्सचेंजर बन रहा है। क्रॉस का अर्थ ये होता है कि वाटर नीचे की तरफ और एयर ऊपर की तरफ, मतलब दोनों का मूवमेंट जो है वो ऑपोजिट है। और इस प्रकार से जो रेफ्रिजरेंट है, जो हम लोग कॉइल देख सकते हैं इसके बीच में वो लगी हुई है, तो रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में दो चीज़ें आ रही हैं, वाटर ऊपर की तरफ से आ रहा है और एयर जो है वो नीचे की तरफ से जा रहा है। जैसे ही जो सरफेस होती है रेफ्रिजरेंट की, जो ट्यूब है जिस ट्यूब से फ्लो कर रहा है रेफ्रिजरेंट, उस सरफेस के कांटेक्ट में जैसे ही वाटर आता है, वाटर जो होता है वो गर्म होता है और रेफ्रिजरेंट हमारा ठंडा हो जाता है। वाटर के गर्म होने की वजह से वो अपने वाटर के वेपर स्टेट में जाता है। तो ये जो वाटर का वेपर फॉर्म हो रहा है, ये जब हवा के कांटेक्ट में आता है तो ये ऊपर की तरफ उड़ जाता है, ऊपर की तरफ इसका मूवमेंट हो जाता है। इससे जो है वाटर जो है वो फर्दर और कांटेक्ट में आता है इसके, मतलब जो वाटर वेपर्स हैं उसका ऊपर का मूवमेंट हो जा रहा है और वाटर जो है वो फिर से एक ठंडा लेयर इसके कांटेक्ट में आ रहा है। तो ये रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो एयर की वजह से बढ़ जाता है इसका, क्योंकि जो वाटर है वो वाटर वेपर बन के ऊपर उड़ गया और जो नया एक वाटर का सरफेस आ रहा है वो फिर से हमारे रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में आ जा रहा है। इस प्रकार से जो इसकी एफिशिएंसी है वो काफ़ी हाई हो जाती है। और जो हमारा इवेपोरेटिव कंडेंसर्स है ये हमारे हाई टनेज रेफ्रिजरेशन के लिए काफ़ी अच्छा उपयोगी सिस्टम माना जाता है हमारा। इसका जो हीट ट्रांसफ़र का कोफिशिएंट होता है, मतलब जो हमारा एक टाइप का हम लोग एफिशिएंसी समझ सकते हैं इसको। तो जो हीट ट्रांसफ़र की जो एफिशिएंसी होती है वो इसकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई लेवल की होती है। एक प्रकार का कूलिंग टावर का भी काम करता है, क्योंकि इतना इस प्रकार की जो एक सिस्टम लगा रहता है जिसमें एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है और वाटर जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट दे रहा है। स्प्रे के फॉर्म में वाटर जो है
वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमारे रेफ्रिजरेंट के ऊपर गिर रहा है। तो बेसिकली ये जो सिस्टम होता है ये एक कूलिंग टावर का होता है, और जब हम लोग इसे एक हीट एक्सचेंजर की तरह हम लोग यूज़ करते हैं हमारे रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए, तो ये हमारा एवेपोरेटिव कंडेंसर कहलाता है। ये है कंप्लीट हमारे एवेपोरेटिव कंडेंसर के बारे में। इसका एक हिंदी अनुवाद दिया हुआ है जो हम लोग पढ़ सकते हैं। ये है कंप्लीट हमारा कंडेंसर, ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा इसके बारे में। इसके साथ ही और भी रेफ्रिजरेंट के कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमारा एवेपोरेटर है या कंप्रेसर है, और एक एक्सपेंशन डिवाइस या फिर थ्रॉटलिंग वाल्व है। इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।